तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या बहुत सारे जगह इसका नाम लॉज ऑफ मोशन भी होता है। अब देखो, तुम जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, उसमें पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और हमने मोशन शब्द की चर्चा किया है। मोशन का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। और कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज करता है तो हम कहते हैं रेस्ट में है। साथ ही साथ यह भी होता है कि रेस्ट और मोशन जो होता है वह रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन में तुम दो दोस्त, ट्रेन में जितने यात्री होते हैं, ट्रेन चलते रहती है और हर यात्री दूसरे यात्री के लिए रेस्ट में रहता है, जबकि स्टेशन पे खड़े यात्री के लिए किस में आ जाता है? मोशन में रहता है। तो मोशन रिलेटिव हो गया, लेकिन उस रिलेटिव कंसेप्ट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको समझाएंगे, समझिए, मोशन के पहले समझ लो, इस लॉज ऑफ मोशन को समझाएंगे, कुछ और जानकारियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी मोशन का स्टडी करते हैं तो मोशन के स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रिफरेंस फ्रेम की। किसकी? रिफरेंस फ्रेम, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मान लो हम यहाँ पर एक इमेजिन करते हैं, मान लो ये ट्रेन गाड़ी है। क्या है? ट्रेन। ट्रेन देखिए हो ना, ट्रेन है, इसमें यात्री सब बैठा होगा। ऐसे मतलब ट्रेन क्या बनाएंगे? ट्रेन है और ट्रेन का बोगी है और ऐसे करके इसमें यात्री क्या है? बैठा हुआ जैसे। अब यहाँ से जितने सारे यात्री होंगे और यहाँ पर लोग खड़ा हुआ है रास्ते पे और ट्रेन को देख रहा है, तो ये सभी यात्री एक दूसरे के लिए किस में है? रेस्ट में है। और ये यात्री उसके लिए क्या है? मोशन में है। और इस यहाँ जो ऑब्जर्वर है, यहाँ जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी होगा, मान लो ये आदमी यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आदमी के लिए ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है उसके लिए यात्री मोशन में है और इस यात्री के लिए ये मोशन में है। तो कहने का मतलब मोशन जो है सो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मोशन उसके ऑब्जर्वर पर, क्योंकि ये ऑब्जर्वर हो गया, इसके अंदर का ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर समझती हो ना, जैसे तुम बैठी हुई हो, ठीक है, तुम यहाँ से देखती हो, ये सड़क है, आवाज सुन रही हो, यहाँ से क्या निकल रही है? गाड़ी सब निकल रही है। तुमको दिखाई पड़ता है कि यहाँ से कार निकली, साइकिल वाला निकला, टेम्पू वाला निकला, तो सब जो जा रहा है उसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तुम कहती हो किस में? वो मोशन में है। अगर एक आदमी यहाँ पे कार को रोक दिया तो देखोगे टाइम तो बदल रहा है, घड़ी का सुई तो चल रही है, लेकिन उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। अब देखो, कोई कार वाला है, उसमें 2-3 आदमी बैठा हुआ कार में, कार यहाँ से गुजर जाएगी तो उसके अंदर कार में बैठा आदमी बगल वाले को किस में देखेगा? पाएगा, मोशन में नहीं पाएगा, पाएगा उसको रेस्ट में। दोनों सीट एक ही सीट पे बैठा हुआ है, तो कार बढ़ रहा है तो वो एक पीछे हो रहा है, कार में से सीट के बगल में नहीं रहेगा, वो दिखाई पड़ेगा हम लोग पीछे हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग मोशन में हो गए। लेकिन उसके बगल में सीट पे जो बैठा आदमी है किस में है? रेस्ट में ना। तो उस ऑब्जर्वर के लिए उसके बगल वाला आदमी क्या हो गया? रेस्ट में, हम लोग क्या होंगे? मोशन में। तो मोशन जब हम किसी चीज को डील करेंगे, मोशन को डिफाइन करेंगे, तो कहता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो कौन बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग? जो उसको देख रहा है, ऑब्जर्वर। क्योंकि अगर उसमें कार के अंदर जो ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ड्राइव कर रहा है, अब बगल में बैठा हुआ आदमी है, तो देखेगा ड्राइवर रेस्ट में है कि मोशन में? कार के अंदर बैठा आदमी को लगेगा रेस्ट में है, जबकि हम लोग देखेंगे ड्राइवर कार के साथ मोशन में है। तो ऑब्जर्वर बदल गया, कार वाला बोल रहा है रेस्ट में, ड्राइवर किसके लिए लेकिन रेस्ट में है? तो कार के लिए रेस्ट में है, ग्राउंड के लिए रेस्ट में नहीं है। तो मोशन को समझाने के लिए, मोशन को जानने के लिए, मोशन को बताने के लिए जो भी कुछ बोला जाता है मोशन के बारे में, कौन बताता है? ऑब्जर्वर होता है, ठीक। और किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी करता है, किसी जिसका मोशन का स्टडी हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए कौन देख रहा है? तो ऑब्जर्वर। तो मोशन के स्टडी करने के में 2 चीज आएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। और मोशन किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पर। कि ड्राइवर के लिए, ड्राइवर जो कार को चला रहा है, उसके पीछे सीट पर जो बैठा आदमी के लिए ड्राइवर रेस्ट में है, और ग्राउंड पे खड़ा आदमी क्या है?
मोशन में है, अगर कार चल रही है तो ऑब्जर्वर का अगर ऑब्जेक्ट बदल गया ऑब्जर्वर के लिए तो ऑब्जर्वेशन भी क्या हो गया, बदल गया। इसलिए मोशन को हम लोग स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, मोशन को रिफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ता है, रिफरेंस फ्रेम। तो रिफरेंस फ्रेम क्या होता है, सो सुनो। रिफरेंस फ्रेम होता है, लिखना है उसको, रिफरेंस फ्रेम। रिफरेंस फ्रेम क्या होता है, तो लिखो ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू टाइम या वॉच। टाइम या वॉच, वॉच क्या करता है, टाइम को मेजर करता है, वॉच। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू टाइम इज कॉल्ड रिफरेंस फ्रेम। ठीक है, या इसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफरेंस फ्रेम बोले, या इसे हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ठीक है, इसको लिख लेना है। अब देखो, ये जो फ्रेम ऑफ रिफरेंस होता है या रिफरेंस फ्रेम है, ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो इतना तुमने लिख लिया। अब देखो, ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब पूछे तुम समझो कि व्हाट इज, कोई पूछेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ। इनर्शियल फ्रेम लोग शॉर्ट में बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन का नियम, न्यूटन तो भी तो तुमने फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ी हो, लेकिन सुन लो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ का नियम है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होगा उसे हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। या सीधे समझो, लॉज ऑफ मोशन जिस फ्रेम में वैलिड है उसे हम लोग इनर्शियल फ्रेम। और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है उसे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझना है हमको, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स और इनर्शिया पे चर्चा करनी चाहिए। समझे, क्योंकि क्लास 9th में अभी जो पढ़ाई, कोरोना के समय जो पढ़ाई हुई है उसमें 9th में 10th में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं। तो ठीक से जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स किसे कहते हैं और इनर्शिया किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग यही चर्चा करेंगे। तुम बताओ, फोर्स से क्या समझती हो, फोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज फोर्स? हाँ, फोर्स का हिंदी बल होता है, लेकिन बल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं, कभी भी बोलते हैं बल लगाना पड़ेगा। बल कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? देखो, बल बहुत बड़ी चीज है। फोर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग कई तरह के फोर्स की चर्चा करते हैं। फंडामेंटल 4 फोर्स हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर होता है वीक फोर्स। तो हमारे सामान्य लाइफ में, सामान्य जीवन में, समान ऑब्जर्वेशन में 2 फोर्स ही हमें डायरेक्ट हमको इंटरैक्ट करता है, डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझो, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तुम देखते हो कि हर वस्तु, किसी भी वस्तु को अर्थ पर अगर हम हाथ से छोड़ देते हैं किसी हाइट से, तो वो ग्राउंड पे गिर जाता है, नहीं तो देखते हो, उसका मतलब होता है कि वह धरती उसको अपनी तरफ
खींचती है। तो वो जो धरती उस पर फोर्स लगाता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और तुम देखते होगे मैग्नेट देखा, चुंबक देखा होगा कि वह आकर्षित कर लेता है बहुत सारे लोहा के टुकड़े को, ये चुंबकीय मटेरियल्स को। या तुम देखा होगा कि अगर बाल पर अगर तुम क्या करते हो, प्लास्टिक कंघी को रब करते हो तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यहां पर क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है। वो अट्रैक्शन क्या है? एक फोर्स है। रिपल्सन क्या है? एक फोर्स है। जब रिपेलिंग फोर्स काम करता है, दो चुंबक अपोजिट सेम नेचर का होगा, नजदीक रखोगे दूर भागेगा। तो दूर कब भाग रहा है? कोई वस्तु तो मतलब वो फोर्स लगा, वो फोर्स लगने से क्या हुआ? दूर मूवमेंट हुआ या अट्रैक्शन हुआ, तो नजदीक मूवमेंट हुआ। या कोई वस्तु फिजिकली, जब हम किसी वस्तु पर, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखा है और अस्थिर रुका हुआ है। अब साइंस फिजिक्स में 11th 12th जो तुम पढ़ रही हो, या तुम्हारा जो साइंस कहता है वस्तु रुका है तो क्यों रुका है, और कोई वस्तु मोशन में है तो क्यों मोशन में है, अगर सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पर जो है सो आरंभिक जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट है, एरिस्टोटेल नाम के साइंस जो थे, दार्शनिक थे, तो बहुत पहले की बात है, जिसको अरस्तु कहते हैं। बायोलॉजी में समान हिंदी भाषा में उनको अरस्तु कहते हैं। तुम्हारे जो कहा जाता है बायोलॉजी के फादर कौन है, तुम सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ती हो तो कहा जाता है बायोलॉजी के फादर कौन है, उसे अरस्तु कहा जाता है। तो अरस्तु ने भौतिकी में भी एक बात को, आइडिया को रखा, तो उसे एरिस्टोटेल फैलेसी कहा जाता था। अरस्तु के हिसाब से उस समय में यह माना, अरस्तु ने यह देखा कि कोई भी वस्तु तब तक मोशन में रहता है जब तक हम उस पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। समान रूप से बल लगाना का मतलब क्या हो गया? बल वह भौतिक कारण है, दैट फिजिकल कॉज विच चेंज द पोजिशन ऑफ ए बॉडी। मतलब किसी वस्तु के स्थान को बदलने के लिए फोर्स लगाते हैं, या ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी। बिना बल लगाए हुए वस्तु सामान्यतः एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होता है। किसी वस्तु को लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं, किसी को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी को कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, कहीं स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं, सुइया भोगने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कॉमन लाइफ में हर जगह किसी न किसी काम के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स लगा के हम क्या पाते हैं? किसी वस्तु को लिफ्ट कर पाते हैं। लिफ्ट करने से क्या होता है? वस्तु का स्थान बदल जाता है। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज व्हिच चेंज द पोजीशन और ट्राई टू चेंज द पोजीशन। अब हम इसको धक्का मारेंगे, ऐसे कर धक्का मार रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये, लेकिन हम फोर्स तो लगा रहे हैं ना, ट्राई तो कर रहे हैं ना। तो ये जो हम जो एफर्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, दैट इज फोर्स। अब इसको हम ऊपर ऐसे कर लेंगे तो ये देखो डिस्प्लेस हो रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि फोर्स लगाने से या तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा या ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज होता है। तो चलो हम समझने का, मेरा तो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ लिए थे। तो काइनेमेटिक्स क्या हो गया? उसमें सिर्फ हम ये पढ़ते हैं कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज करता है उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। मोशन के बारे में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। ये सारे बात उसमें हमने s बराबर et प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at, s बराबर et प्लस हाफ at स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल मोशन सारा हमने स्टडी किया। किस प्रकार का मोशन है, 1D मोशन 2D पढ़ा। लेकिन यह जो चैप्टर है यह कहता है कोई मोशन कैसे एग्जिस्ट होगा, मोशन का कारण क्या है। नहीं समझे बात को? मोशन के कॉज के बारे में। न्यूटन्स लॉ क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें मोशन के कारण के बारे में बताता है। व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? तो एरिस्टोटेल ने बताया था क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी तक मोशन में रह सकता है जब तक उस पर कोई बल काम करता रहेगा, फोर्स, नेट फोर्स काम करेगा। तो नेट फोर्स काम करेगा। विदाउट फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी कैन नॉट बी रिमेन इन मोशन। यानी समझ लो कि एक्सटर्नल फोर्स जो है रिक्वायर्ड है किसके लिए? मोशन के लिए। और उस बात को लोग उस आधार पर लंबे समय तक भौतिकी का काम होते रहा। लेकिन फिजिक्स में हम मानते हैं, दुनिया भी मानती है, जो बड़ा परिवर्तन लाया, हम लोग फंडामेंटल साइंस के उनको जनक कह सकते हैं। गैलीलियो अरस्तु की बातों से सहमत नहीं था, एरिस्टोटेल के बातों से सहमत नहीं था। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, अपने ऑब्जर्वेशन से वो एक निर्णय पर पहुंचे, एक डिसीजन पे पहुंचे। उन्होंने पाया कि किसी भी बॉडी को
यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने के लिए, या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उस स्थिति में बने रहने के लिए कोई नेट फोर्स की जरूरत नहीं होता है। यानी उसी को डिफाइन करने, उस चीज को काटने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसकी हम चर्चा करेंगे, और उन्होंने एक नया चीज बताया, दुनिया को नया जानकारी दी। उसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। हम बताए थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, फोर्स को समझना होगा और इनर्शिया को समझना होगा। तो इनर्शिया क्या होता है, इस चीज को जानने से पहले थोड़ा हम तुमको बताते हैं गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, तुम भी घर पे कर सकते हो। अब उनके हिसाब से, एरिस्टोटेल के हिसाब से क्या था, तो एरिस्टोटेल का जो कंसेप्ट था उसको इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद उन्होंने खारिज कर दिया। इनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद जो दुनिया को बताया कि टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स। कहने का मतलब है, समान भाषा में समझ लो, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस बॉडी पर नेट फोर्स क्या रहता है, जीरो रहता है। समझने का प्रयास करो कि अगर कोई वस्तु को हम v वेलोसिटी से सेट कर देते हैं, मान लो क्या करते हैं, कोई सरफेस है और इस पर v वेलोसिटी प्रोवाइड करके इसको हम रिलीज करेंगे, तो v वेलोसिटी से जब इस सरफेस पर रिलीज करेंगे तो अगर हम एक नया कंसेप्ट सुनो, फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ सरफेस होगा, तो यह वस्तु लगातार v वेलोसिटी से चलता रहेगा। लेकिन इस वस्तु पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स कैसे जीरो है हम आगे बताएंगे। तो यह अगर नेट फोर्स जीरो है, अब किसी बॉडी में वेलोसिटी v है, तो लगातार वह क्या होगा, v वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो इसका बॉडी रेस्ट में है तो लगातार क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। अब देखो ये मोशन में है, इसको रेस्ट में लाने के लिए इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो तुम साइकिल से आती हो, तो तुम जनरली देखती हो रोड उतना अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा रोड पे साइकिल चलाती हो, साइकिल पर पैडल देना छोड़ देती हो तो साइकिल धीरे धीरे स्लो होता है और रफ ज़्यादा खराब रास्ता में जल्दी स्लो हो जाता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो एक बार साइकिल में मोशन सेट होगा तो साइकिल उसी रेट से चलता रहेगा, लेकिन हवा का प्रतिरोध, अलग अलग तरह का प्रतिरोध उसे रोक लेता है। इसी चीज को उन्होंने डिफाइन किया, अगर ऐसा प्रतिरोध नहीं होगा तो वस्तु अगर एक गति में आ जाएगा तो लगातार उसी गति में बने हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है? अगर रुका हुआ है तो लगातार वो क्या होगा, रुका हुआ ही रहेगा जब तक उसको कोई बारी बल हम नहीं लगाएंगे। और कोई वस्तु मोशन में है तो लगातार मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे रोकने के लिए, ब्रेक नहीं लगाएंगे। साइकिल चल रही है तो लगातार चलती रहेगी जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने देखा कि देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से आया, ठीक है, ऐसे बना दिया और एक हाइट पर, और ये जो सरफेस लिया है स्मूथ लिया, तो एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने रिलीज किया इस पर, तो पाया मान लो h हाइट से, तो ये रिलीज करने के बाद उन्होंने पाया कि ये जो है इस पर रोल करते करते दूसरे साइड तब तक नहीं रुकता है जब तक उसी हाइट को गेन नहीं करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ये रोल करते करते दूसरे साइड में गया, लेकिन कब तक मूव करता रहा, जब तक इसका क्या हो रहा है, जितना हाइट लेफ्ट साइड था उतना हाइट लगभग राइट साइड को अटेन नहीं कर लेता है। फिर उन्होंने क्या किया, और इसमें क्या किया कि इस चीज को ऐसे करके इसके बीच का इंक्लाइनेशन घटा दिया, मतलब रूट को क्या कर दिया, लंबा कर दिया। अब फिर उन्होंने h हाइट से एक बॉल को यहां पर क्या किया, रोल करने के लिए रिलीज किया। उन्होंने पाया यहां पर लेंथ छोटा है, यहां पर लेंथ क्या हो गया, देखा कि तब तक यह रोल करता रहा जब तक उसका लगभग सेम हाइट प्राप्त नहीं हुआ, तब तक ये रोल करके इधर गया, फिर बाद में लौट कर पीछे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है फिर उन्होंने इसके बीच की और लंबाई बढ़ा दिया। तब अगर मान लो, अगर उन्होंने इमेजिन किया कि अगर मान लो इस प्रकार का इनफाइनाइट लेंथ को सेट कर देंगे, तो अब अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक आते, इसका ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी जहां यहां पर जीरो था, लेकिन यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन यहां जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसी हाइट को अटेन नहीं करेगा। हाइट कहां पर जाके है, मान लो इन्फिनिटी पर है, तो इसका मतलब उस हाइट को अटेन करने के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक कितना वेलोसिटी चलता रहेगा, v वेलोसिटी से। तो इसका मतलब ये लगातार v वेलोसिटी चलने के लिए इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। इससे उन्होंने क्या किया, एरिस्टोटेल का जो लॉजिक था उसको खारिज कर दिया। इसे अब कहा जाता है एरिस्टोटेल फैलेसी। तो ठीक है, तो ये समझ में आया।
तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर किसी भी वस्तु में मास होगा, जिस किसी वस्तु में मास है, उसमें एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो लगातार किस में बना रहेगा, रेस्ट में। अब मोशन में है तो लगातार मोशन में ही रहेगा। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उसको बल चाहिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए उसको क्या चाहिए, बल चाहिए। यानी कि बदलाव का विरोध, कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कंटिन्यू बने रहना चाहता है। यह जो प्रॉपर्टी वस्तु में होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। और जिस वस्तु में जितना अधिक मास होगा वह प्रॉपर्टी उसमें उतना ज्यादा होता है। अगर हैवी बॉडी है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और एक बार मोशन में सेट हो गया तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो छोटा सा बॉल गुड़क रहा है, उसको रोकना है, बड़ा सा पत्थर गुड़कते आ रहा है तो भाग जाओगे डर से, क्योंकि उसको अंदर चिपक जाओगे, मतलब अंदर तुमको पीस देगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका मतलब हैवी बॉडी के को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। इसका मतलब उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसमें इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। रेस्ट में है तो उतना लगातार रेस्ट। वैसे ही व्यक्तित्व, इसको तुम जीवन से भी कंसर्न कर लो। अगर जो गंभीर आदमी होता है, जिसमें व्यक्तित्व होता है, वह जिस बात को एक बार मान लेता है उसी बात पर क्या रहता है, कायम रहता है, जल्दी उसको बदला नहीं जा सकता है। फिर वो बदल गया तो फिर उसी दिशा में उसको लौटाया भी नहीं जा सकता, उसके लिए उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो इनर्शिया जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है।